चैप्टर नंबर 2 शुरू करना है आपको। ठीक है, तुम चारों हिंदी मीडियम वाले, चारों कौन से मीडियम में दोगे फिर? हिंदी में कि इंग्लिश में? दोनों का पूछो पहले जरा। नाम बताओ क्या है तुम्हारे? राज चौहान और अंकित और चेतन चौहान, राजू चौहान, राज चौहान और निकेत यादव। तो मेरा सब्जेक्ट बता दो तुम, किसमें पढ़ोगे, हिंदी में कि इंग्लिश में? दोनों में? दोनों में किससे पढ़ोगे? दिक्कत वो नहीं है राजा, दिक्कत ये है कि जब आप एग्जाम फॉर्म सबमिट करोगे तो उसमें आपसे मीडियम पूछा जाए। हाँ, तो आप मीडियम मीडियम अगर इंग्लिश लिखोगे तो पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा, और अगर आप हिंदी लिखोगे तो पूरा हिंदी में आएगा, अकाउंट्स को छोड़कर। बाकी के तीनों पेपर, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टेट, फिर हिंदी में आएंगे। हिंदी मतलब हिंदी, और इंग्लिश भरोगे तो इंग्लिश मतलब इंग्लिश। दोनों लैंग्वेज में पेपर नहीं आएगा, और अकाउंट का पेपर सिर्फ इंग्लिश में आएगा, तो हिंदी में आती नहीं। ठीक है, तो अपन दोनों को लेके चलेंगे तो दिक्कत आएगी अपने। इससे अच्छा ये है कि अपन थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती है ना तुमको, तो सिंपल इंग्लिश में लिखूंगा, ऐसा कुछ इसमें वो नहीं है। और जैसे अब टर्म्स जो है, तो टर्म्स अपन पढ़ेंगे, वो टर्म्स को तुम इंग्लिश में पढ़ लेना, उसकी मीनिंग तो हिंदी में समझ ही देते हैं। लिखो 2-3 दिन, फिर समझते हैं, है ना, और फिर आगे बात कर। लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ फिर हिंदी में पढ़ूंगा तो फिर पूरा हिंदी में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, मॉडल कौन से मंगाओगे, हिंदी मीडियम की इंग्लिश मीडियम किताबें? दोनों मंगाओगे, वो भी आईसीआई में ससुराल है अपना। हाँ, अभी तुम जब आईसीआई में रजिस्ट्रेशन कराओगे, करवा लिया तुमने 3 महीने, हमारा भी हो गया, तो बुक्स ऑर्डर कर दी, कौन से मीडियम की करी है? तो भैया हिंदी मीडियम की क्यों करी जब इंग्लिश में देना है तो? हाँ, चलो अब एक काम करना, हिंदी की मंगी चारों ने, तो तुम इंग्लिश में मंगा लेना। अब वो फिर वो एक्स्ट्रा पेमेंट करके दोनों की आ जाती है, एक्स्ट्रा पेमेंट करके मंगा लेना। और नहीं तो हिंदी की इंग्लिश मीडियम की तो मैं दे दूंगा तुमको, दिला दूंगा किसी बच्चे से जिस जो पास हो गया, उसके पास क्या काम किया, है ना। बोल दूंगा कि कोई भी लाके दे देगा, एक सेट तुमको मिल जाएगा। चलिए भाई, चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। हाँ, एग्जाम फॉर्म में जो पीडीएफ भरोगे ना उसमें पेपर आए, उसका रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं। एग्जाम फॉर्म में रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सीआरओ नंबर एक आपका जनरेट होता है, वो सीआरओ नंबर आपके काम आएगा। बाकी एग्जाम भरते समय आप जो एड्रेस डालोगे वही एड्रेस वैलिड रहेगा, जो मीडियम डालोगे वो मीडियम, और जो सेंटर डालोगे एग्जाम का उसी सेंटर पे आपकी एग्जाम। जैसे आपको देवास से सेंटर भरना है, आप देवास भर सकते हो। देवास भी सेंटर रहता है, उज्जैन भी रहता है, इंदौर भी रहता है, भोपाल भी रहता है, जहाँ भरना हो वहाँ से आप भरना चाहें भर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 उसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कल अपन बात कर रहे थे वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। आपका क्या नाम है? तस्लीम। और राजगढ़ वाला। और आपका? संस्कृति। अच्छा, संस्कृति नाम है। ओके। और सीता हो। अच्छा, और कलशी करती, और गौरव, और पवन। तो कल भी अपन बात कर रहे थे वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। वेरिएबल का मैंने आपको बताया था, वेरिएबल
वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ऐसे न्यूमेरिकल कैरेक्टर होते हैं, संख्यात्मक लक्षण होते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है और जो मेजरेबल होते हैं जिनको मापा जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ऊंचाई, लंबाई, हाइट, वेट, इनकम, प्रोडक्शन, ऐसा कुछ भी जो आप सोचो जिसको आप किसी यूनिट में माप। टेम्परेचर भी वेरिएबल है, तो टेम्परेचर को हम डिग्री में, सेंटीग्रेड में एक्सप्रेस करते हैं। तो टेम्परेचर हुआ, सेल्स हुआ, बेटा वो दरवाजा लगा दें आप पीछे। टेम्परेचर, सेल्स, प्रॉफिट, लॉस, ये सब जो है वो वेरिएबल के एग्जांपल है ना। इनकम को आप रुपयों पैसों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर को रुपयों पैसों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सब वेरिएबल। अब जब भी कोई वेरिएबल होता है तो उसकी कई सारी वैल्यूज होती है। जैसे मैं भी आप सब लोगों की मान लो टेस्ट, आप मान लो 15 बच्चे बैठे हो, मैंने 15 बच्चों को टेस्ट लिया और आपके मार्क्स जो आए उस मार्क्स को मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? मार्क्स। तो आप किसी बच्चे को 10 नंबर आए, किसी को 12, किसी को 15, किसी को 20 और किसी को 18, किसी को 9, किसी को 6, किसी को फिर 10, फिर किसी को 6, फिर किसी को 8, फिर किसी को 9, ये ऐसे करके जो है मैंने आपके 15 नंबर लिख दिए। तो ये वेरिएबल कहलाए। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति के साथ साथ इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, वेरिएट हो रही है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? वेरिएबल। तो जब भी वेरिएबल होगा उसकी बहुत सारी वैल्यूज होंगी। अब ये जो वैल्यूज होंगी इनको हम इस तरीके से लिखेंगे, तो इनको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन। ये मार्क्स है और ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये पूरा कहलाएगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाएगा? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैं आप सब लोगों की हाइट लिख दूं, सब लोगों की हाइट इंचों में लिख दूं, तो 15 बच्चों होंगे तो मेरे पास 15 डेटा आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो वो कहलाएगा हाइट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैं आप लोगों का डेली का खर्च लिख दूं, कोई 10 रुपए खर्चता, कोई 50, कोई 25, कोई 100, कोई 200, तो वो एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। बोलो हाँ कि ना? तो जो भी वेरिएबल आप कंसीडर करोगे उसका अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो भी डेटा, जो भी 50 बच्चे बैठे होंगे तो 50 डेटा हो जाएंगे, 100 बच्चे बैठे होंगे तो 100 डेटा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वो क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। और हम, हमारा देखो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने की बात हो रही है, उस चीज में मेजर मापने की बात हो रही है। किसको मेजर करना है? सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी किसकी? सेंट्रल टेंडेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। मैंने क्लास में टेस्ट लिया, 15 बच्चे बैठे थे, सबको अलग अलग नंबर आए। अब कोई टीचर मेरे से पूछे कि साहब आपने टेस्ट लिया था, आपके क्लास में बच्चों को कैसे नंबर आए? तो मेरे क्लास में तो सब तरह के नंबर आए, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 20 भी आए। तो मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे उनको एवरेज बताना पड़ेगा कि मेरे क्लास के बच्चों के एवरेज मार्क्स जो है वो 12 है या 8 है या 10 है। तो जो एवरेज है वो ही क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी है। क्या है? हम उस डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसी निकालेंगे और वही हम बता देंगे कि साहब एवरेज मार्क्स जो है वो 15 आए हैं। तो सामने वाला समझ जाएगा कि कुछ बच्चों को 15 नंबर आए, कुछ बच्चों को 15 से ज्यादा आए और कुछ बच्चों को 15 से कम आए। जैसे अपने से कोई पूछता कि साहब आप रोज कितने घंटे पढ़ते, अपन को एक्सप्लेन तो करते नहीं कि यार 1 तारीख को मैं 6 घंटे पढ़ा, 2 तारीख को 3 ही पढ़ा, 4 तारीख को 2 घंटे पढ़ा। हम बोलते हैं 4 घंटे 5 घंटे की पढ़ी मुझे एवरेज मिल जाती है। मतलब कभी 4-5 घंटे से ज्यादा, कभी 4-5 घंटे से। आप कितना किलोमीटर रोज ट्रेवल करते हो? मेरे से पूछता आपकी गाड़ी रोज कितने किलोमीटर घूमते हो? 40 किलोमीटर रोज मेरा रनिंग है। अब 40 किलोमीटर रोज मेरा रनिंग है, मतलब नाप के 40 किलोमीटर नहीं चलाता, कभी 40 से ज्यादा, कभी 40 से कम। एवरेज का निकल के आया 40। तो वो जो एवरेज उसको बताने से भी सब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑटो चलाने वाला कभी 500 रुपये कमाता, कभी 700, कभी 1000, कभी 2000। आपने उससे पूछा है तो भैया कितना कमा लेते हो? वो बोलेगा यार 500 रुपये रोज कमा लेता हूँ लगभग। मतलब कभी 500 से ज्यादा, कभी 500। उसकी एवरेज इनकम कितनी है? 500 रुपये। 1000 रुपये रोज का धंधा हो जाता है, तो 1000 रुपये रोज का धंधा हो जाता है। कभी 1000 से ज्यादा, कभी 1000 से। आप सब्जी वाले से पूछोगे, वो बोलेगा 1000 रुपये रोज का धंधा मेरा हो जाता है, 1000 रुपये रोज कमा लेता हूँ। तो एग्जैक्ट 1000 नहीं, कभी 1000 से कम और कभी 1000 से। तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एवरेज।
और उसको बताने से क्या होता है, सारे डेटा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हर आदमी अपनी लाइफ में एवरेज का इस्तेमाल इसी रूप में करता है। बोलो हाँ कि ना। महीने की यार कितना खर्च हो जाता है परिवार चलाने में, तो 30,000 रुपये महीना तो लगती लगता है। घर में आप पूछोगे मम्मी से तो बोलेगी बेटा 30,000 रुपये महीना अपना खर्च लगता है, उसमें बिजली भाड़ा, किराना, दूध, पढ़ाई लिखाई सब आ गई। तो 30,000 मतलब वो नाप के नहीं, किसी महीने में 30,000 से ज्यादा, किसी महीने में 30,000 से कम। तो एवरेज निकालने से होता है कि हमको पूरे सारे डेटा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी सेंट्रल टेंडेंसी हमको निकालनी है। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब हम उस डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी एवरेज निकालना चाहते हैं। अब उसको कैसे कैलकुलेट करें, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए 5 मेथड्स बनाई गई है। कितनी, 5। पहली मेथड का नाम है अरिथमेटिक मीन। क्या नाम, अरिथमेटिक मीन। दूसरी मेथड का नाम है मीडियन। तीसरे का नाम है मोड। चौथे का नाम है ज्योमेट्रिक मीन। और पांचवे का नाम है हार्मोनिक मीन। क्या क्या नाम होगा, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये पांचों ही एवरेज कहलाते हैं। पांचों का कहलाते हैं, एवरेज कहलाते हैं। और इनका दूसरा नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि हम या तो इतना लंबा नाम बोल ले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर हम इनको क्या बोल ले, एवरेज बोल ले। एवरेज कितने हो गए, 5 हो गए। मेजर्स कितने हो गए सेंट्रल टेंडेंसी के, 5 हो गए। अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक। पांचों क्या काम करते हैं, पांचों डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने का काम। पांचों मेथड अलग अलग है और पांचों एक ही काम कर रहे हैं, पर पांचों से आंसर एक जैसा नहीं है। अलग अलग मेथड है तो आंसर भी अलग अलग तरीके से, कभी कभी सेम भी हो जाते हैं, कभी कभी अलग भी हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मेथड में चूंकि हम एवरेज निकालने का तरीका ही अलग अपना रहे हैं, किसी में जोड़ रहे हैं, किसी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर सेम आने का सवाल नहीं। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब समझ में आया, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आएगा। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी एक सेंट्रल टेंडेंसी होगी होगी। जैसे एक से ज्यादा डेटा होंगे, आंकड़े अगर एक से ज्यादा हो गए तो सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी पड़ेगी। एक ही आंकड़ा है तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा हुआ तो। अब कोई बंदा ऑटो वाला बोले कि यार मैं तो फिक्स रोज 500 रुपये कमाता हूँ, मैं तो किराए की ऑटो चलाता हूँ, किराया वाला मेरे को, मालिक मेरे को 500 रुपये रोज दे देता है, तो उसकी इनकम तो फिक्स है 500 रुपये रोज, उसका क्या एवरेज निकालना है। वहां पर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं होगा, वो तो 500 रुपये रोज में काम कर रहा है, बात खत्म। स्टैटिस्टिक्स वहां अप्लाई होगा जहां पर डेटा वेरी करेंगे, तो वहां पर फिर आपको एक डेटा के लिए सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करना। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिख लेते हैं, ठीक। जो सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स, सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स a value of the distribution, a value of the distribution about which the remaining values are centralized. Central tendency means a central value of the distribution about which the remaining values are centralized. Central tendency से मतलब एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू से है जिसके आसपास बाकी की जो डेटा है वो क्या होते हैं, सेंट्रलाइज्ड होते हैं। रिमेनिंग वैल्यूज आर सेंट्रलाइज्ड। हम ये बोल रहे हैं कि एक ऐसी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन की जिसके आसपास बाकी के सारे डेटा क्या होते हैं, केंद्रित होते हैं, सेंट्रलाइज्ड होते हैं। To measure central tendency, central tendency, we have 5 measurements. सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के 5 तरीके होते हैं, 5 मेजरमेंट होते हैं। मेजर सेंट्रल टेंडेंसी भी है
5 measurements which are also known as average, जो कि औसत भी कहलाते हैं। To measure central tendency, we have 5 measurements which are also known as average. Average बोलते तो आमतौर पर मीन का ख्याल आता है। अगर आप किसी बंदे को बोलोगे, अपने क्लासमेट को बोलोगे यार एवरेज निकाल दे, तो वो मीन निकाल दे। लेकिन एवरेज मीन नहीं है। मीन के अलावा 4 एवरेज और भी है, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक। लेकिन ज्यादातर पॉपुलर एवरेज कौन है? मीन है। मीन तो दुनिया जानती है। मीडियन और मोड को कुछ लोग जानते हो, ज्योमेट्रिक और मीन मीन और हार्मोनिक मीन को तो बहुत कम लोग जानते हैं। उनके बारे में लोगों ने सुना भी नहीं और ये भी नहीं मालूम कि कैलकुलेट कैसे होता है। तो कुल मिलाकर के इन पांचों एवरेज में ब्रांडिंग किसकी सबसे ज्यादा है? मीन की। मीन पॉपुलर एवरेज है। मीन के कारण ही पूरा सब्जेक्ट टिका हुआ। मीन नहीं होता तो स्टैटिस्टिक्स ही नहीं होता। मीन के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और मीन इन पांचों में सबसे बेस्ट एवरेज भी है। इन पांचों में सबसे अच्छे की अगर अपन बात करें, साहब आपने तो 5 तरीके बता दिए एवरेज निकालने के, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो उसकी अगर अपन बात करें तो वो क्रेडिट किसके खाते में जाता है? मीन के खाते में। क्यों जाता है वो भी अभी अपन आगे बात करेंगे। To measure central tendency, we have 5 measurements which are also known as average. These measurements are given as follows. ये मेजरमेंट इस प्रकार दिए जाते हैं। These measurement are given as follows. ऑनलाइन वालों को आवाज प्रॉपर आ रही है? ऋषिका पाटीदार जी, अखिल केश कारपेंटर, मयंक चौधरी जी, अंशु जी राठौर, ऋषिका जी पाटीदार जी। चलिए, आवाज कम आ रही अभी? सभी को कम आ रही है कि केवल आपको कम आ रही है हिमांशु जी? कभी कभी यहाँ के सिस्टम में भी गड़बड़ रहती है। अच्छा, और कितने लोगों को कम आ रही? अभी बताओ, अभी क्लियर है? चलिए भाई, टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी वी हैव 5 मेजरमेंट्स व्हिच आर आल्सो नोन एज एवरेज। दीस मेजरमेंट्स आर गिवन एज फॉलोइंग। नंबर 1, उसका नाम है अरिथमेटिक मीन। सबसे पहला एवरेज वो क्या है? अरिथमेटिक मीन है। दूसरे नंबर पे मीडियन, तीसरे नंबर पे मोड, चौथे नंबर पे ज्योमेट्रिक मीन, और पांचवें नंबर पे हार्मोनिक मीन। 5 एवरेज हो गए। There are 5 measures of central tendency, that is arithmetic mean, median, mode, geometric mean and harmonic mean. पांचों के पांचों एवरेज भी कहलाते हैं और पांचों के पांचों को हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। ठीक, हमसे कोई पूछे कि कितने मेजरमेंट होते तो 5 होते। देयर आर 5 मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इन पांचों में सबसे अच्छा जो होता है वो अरिथमेटिक मीन होता है। क्यों होता है?
उसके भी बारे में अपन बात करेंगे, ठीक। लेकिन उसके पहले अब ये लिखने का काम यहाँ रोक देते हैं अपन, ठीक। अभी आगे लिखेंगे इसके आगे, पर उसके पहले थोड़ा सा मामला समझ लेते हैं। देखो, ये एक बंदा है कोई, और ये मैंने उसकी इनकम लिख दी है। किसी दिन 10 रुपए कमाता है, किसी दिन 12, किसी दिन 15, किसी दिन 20, फिर किसी दिन 15, फिर किसी दिन 22 और किसी दिन 24 रुपए कमाता है। उसकी इनकम 10 रुपए से लेके 24 रुपीज तक, फ्रॉम 10 to 24 वेरी कर रही है। अब किसी ने उससे पूछ लिया कि भाई आपकी इनकम क्या है पर डे की, वो 10 रुपए बोलता है तो भी गलत है, और 24 रुपीज बोलता है वो भी गलत है। तो वो क्या करेगा, वो एवरेज निकालेगा। और उस बंदे को एवरेज निकालना नहीं आता है, ठीक। उसने किसी से पूछा कि यार मेरे को एवरेज निकालना है तो क्या करूं। तो पहले बंदे ने उसको ये सजेशन दिया कि आप एक काम करो, सारी वैल्यू का टोटल लगा लो, सबको जोड़ लो और उनको उनके नंबर से डिवाइड कर दो, तो इससे आपको एवरेज मिल जाएगा। और इस एवरेज का नाम होगा अरिथमेटिक मीन। पहला तरीका सामने क्या आया पवन भाई, सारी वैल्यू को जोड़ करके तो उनके नंबर से डिवाइड, 10 हो तो 10 से डिवाइड कर दो, और 20 हो तो 20 से डिवाइड। एक तरीका। उसने कहा ठीक है। दूसरा बंदा मिला, दूसरे बंदे ने उसको कोई दूसरा तरीका बताया। उसने बोला कि आप एक काम करो, इन सबको बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। जैसे ये अपन ने इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, और फिर देखो सेंटर में कौन सी वैल्यू आ रही है। तो सेंटर में आ रही है 15, 3 आगे और 3 पीछे, सेंटर में कौन 15। तो उनने कहा ये जो 15 है यही एवरेज है, और इसका नाम हो जाएगा मीडियन। मीडियन मीन निकालने का क्या तरीका बताया गया, टोटल लगा करके नंबर से डिवाइड कर दो। दूसरे बंदे ने बोला कहा इतने पचड़े में पड़ रहा हो, सीधा अरेंज कर लो और देख लो सेंटर पे जो वैल्यू आ रही है वही एवरेज है, उसका नाम उसने रख दिया मीडियन। तीसरे बंदे ने बोला इतना भी करने की जरूरत नहीं है, केवल ये देख लो कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट होगी वही एवरेज कहलाएगी। जैसा भी कौन रिपीट हो रहा है 15, तो 15 ही एवरेज है, और उस एवरेज का नाम क्या हो जाएगा। मतलब मोड अगर निकालना है तो आपको क्या देखना है, मोड अगर निकालना है तो आपको देखना है कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वही एवरेज है, और उसका नाम है मोड। मीडियन के लिए आपको देखना है कि जो वैल्यू सबसे सेंटर में आ रही है वो एवरेज, उसका नाम है मीडियन। मतलब इन दोनों में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। किन दोनों में, मीडियन और मोड में कोई दिमाग नहीं लगा, देख के पता चल जाए। चौथे नंबर का बंदा भी उसको एक मिला, उसने कहा मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, आप एक काम करो, सारी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो, मल्टीप्लाई, और इन सबका मल्टीप्लाई करके इनका इतना ही रूट निकाल दो, 1/7 पावर में निकाल दो। अब वो कैसे निकलेगा वो बात की बात है, लेकिन पहले वाला बोलता है हाँ कोई वैल्यू, वो भी बात करते हैं। अभी अभी तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। अब इसमें if और बट लगेगा। जैसे मोड के अंदर दो वैल्यू रिपीट हो गई तो दो मोड हो जाएंगे। 15 दो बार आया और 20 भी 2 बार आया तो दो मोड हो गए। 15 और 20 दोनों, 24 भी 2 बार आ जाता तो 3 मोड हो जाते हैं। 22, 20, 15 भी, 20 भी, और अब वो सब इफ और बट क्या है वो अपन बाद में बात करते हैं। अभी तो उनकी जो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक उनका जो कॉन्सेप्ट है उस पर बात कर रहे हैं। मीन वाला बोलता है कि सबको जोड़ करके डिवाइड कर दो, और ज्योमेट्रिक मीन वाला बोलता है कि सबका मल्टीप्लाई करके उनका उतना ही रूट निकाल दो। क्या कर दो, रूट निकालने से वैल्यू कम होगी कि बढ़ेगी, कम होती है ना रूट लगाने से। तो मीन बोलता है पहले जोड़ के इकट्ठा करो और फिर डिवाइड करके कम कर दो। ये बोलता है कि मल्टीप्लाई करके इकट्ठा करो और रूट लगा के कम कर दो, ज्योमेट्रिक मीन। इस मेथड का नाम क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। डेफिनेटली वो जो बंदा था चौथी मेथड के साथ तो जाने वाला नहीं था, वो इतना पचड़ा पालेगा।
मल्टीप्लाई करो, फिर रूट निकालो, वो भी 1/7 अपन कर लेंगे, कोई अपने हाथ में कैलकुलेटर है। लेकिन उस जमाने में तो कैलकुलेटर नहीं था जब ये सब चीजें बनी। 5वें नंबर का एक बंदा और है, उसके पास भी एक तरीका सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का। उसका ये कहना है कि जितनी वैल्यूज आपके पास है इन सबके रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल समझते हो? ये मैंने रेसिप्रोकल ही लिखे हैं। रेसिप्रोकल को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। जैसे हिंदी का 2 का व्युत्क्रम क्या हुआ, 1/2। 4 का व्युत्क्रम क्या हुआ, 1/4। तो रेसिप्रोकल ले लो सबके, सबके रेसिप्रोकल ले लिए, फिर सबको जोड़ लो, मतलब उनको मीन निकाल लो उनका, जोड़ करके उनको 7 से डिवाइड कर दो। रेसिप्रोकल का मीन निकाल के उसका भी रेसिप्रोकल कर लो। रेसिप्रोकल के रेसिप्रोकल निकाले, उनको जोड़ा और 7 से डिवाइड कर दिया। जब जोड़ करके 7 से डिवाइड करोगे तो एक ही आंसर आएगा कि नहीं आएगा? एक ही आएगा ना। उसका भी रेसिप्रोकल कर लो, उसका भी फिर उल्टा कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, हार्मोनिक मीन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हार्मोनिक। रेसिप्रोकल के मीन का भी रेसिप्रोकल। जब आप रेसिप्रोकल करोगे, जैसे 7 वैल्यू दे रखी है, तो ये सातों के रेसिप्रोकल का मतलब तो समझे ना। 10 का रेसिप्रोकल 1/10, 12 का रेसिप्रोकल 1/12, 15 का रेसिप्रोकल 1/15। तो ये रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल का मीन निकाला, तो उन सातों को जोड़ करके उसको 7 से अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और वो जो आंसर आया फाइनली, नीचे जो आंसर आएगा उसका भी फिर आप क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल ले लोगे, तो आपको मिल जाएगा क्या, हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। डेफिनेटली वो बंदा 5वीं मेथड के साथ भी जाने वाला नहीं था। अब पांचों के अपने अपने दावे हैं। पांचों का कहना है कि भैया हमारी मेथड बेस्ट। जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता जब तक तो सभी अपना दावा ठोकते ना। चुनाव के पहले सब कहते हैं हम जीत रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। कोई कहता है कि हम हार रहे हैं, नहीं बोलता। फिर चुनाव होते हैं, वोट निर्णय आता है, तो फिर मान लेते हैं कि ठीक है भाई अब की बन गई तो यही सरकार। कोई हाँ हालत है। यहाँ पांचों अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। नीम कह रहा है मैं बेस्ट हूँ, पीटर कह रहा मैं हूँ, फूड कह रहा मैं भी हूँ भैया मार्केट में, ज्योमेट्रिक मीन कह रहा भैया मेरे को भी देखो, मैं तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा क्या कर रहा हूँ, कठिन है। कैलकुलेशन अगर कठिन है तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई भी तो इस्तेमाल कर रहा हूँ। और हार्मोनिक मीन के अपने दावे हैं। पर इन सब में एग्जैक्टली सेंटर में आने का दावा सिर्फ मीन करता है। कौन, मीन। मीन कहता है कि उसका आंसर एग्जैक्टली सेंटर में आता है। ये सब सेंटर में आने का दावा करते हैं पर एग्जैक्टली सेंटर में आने का दावा नहीं करते। फिर भी इन पांचों के लड़ाई झगड़े में पहले तो मैंने आपको ये पांचों इसलिए समझाई कि इनको निकालने का जो बेसिक तरीका है वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। अब वो आगे चलेंगे, अभी इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, वो अपन बात की चीज है। अभी मैंने आपको ये बताया कि जो 5 एवरेज है उन पांचों एवरेज को कैलकुलेट करने के क्या तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, सबको जोड़ करके डिवाइड कर। दूसरा तरीका, असेंडिंग ऑर्डर में पहली शर्तें अरेंज करना है और जो वैल्यू सेंटर में आए उसको करना है। तीसरा, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो मोड है। चौथा, सबका मल्टीप्लाई करके उतना ही रूट लगा दो, ज्योमेट्रिक मीन। पांचवा, रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल का मीन निकाल लो और फिर उसका भी आप क्या कर लो, रेसिप्रोकल कर लो, तो क्या निकल जाएगा, हार्मोनिक मीन निकल जाएगा। आया क्या, दिखवाया कुछ नहीं, समझाया बहुत कुछ है। कितने मेजरमेंट, 5। मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन और को निकालने के तरीके। अब इस निकालने के तरीके में आपको कुछ चीजें सामने और क्लियर हो रही है। जैसे तीनों मीन जब आप निकाल रहे हो, तीनों मीन कौन कौन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो आप देखो आप सारी वैल्यू का इस्तेमाल करो। मीन में आप सबको जोड़ते हो, ज्योमेट्रिक मीन में आप सबका मल्टीप्लाई करते हो और हार्मोनिक मीन में आप सबके रेसिप्रोकल निकालते हो। बोलो हाँ कि ना।
तो जो जहां सारी वैल्यू का इस्तेमाल हो रहा है उनके नाम के पीछे मीन लिखा हुआ है, लेकिन मीडियन और मोड में ऐसा नहीं है। मीडियन में तो आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू सेंटर में आ रही है। मीडियन को बाकी की वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं, आजू बाजू में क्या हो रहा है भाड़ा में जाए। मीन कहाँ पे, मीडियन कहाँ पे फोकस है, सिर्फ सेंट्रल वैल्यू। और मोड किस पे फोकस है, रिपीटेड वैल्यू। मीडियन किसको नमस्ते करता है, भैया ये सेंटर में है, यही मेरा मालिक, यही आंसर। मोड किसको फोकस करता है, ये रिपीट हुआ, ये उनको कोई मतलब नहीं कि वो वैल्यू सेंटर में आने लायक है या नहीं है। वो अपना आंसर अपने हिसाब से घोषित कर देते हैं। लेकिन इन दोनों के साथ अब प्लस पॉइंट ये है कि ये दोनों सिंपल है, इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं। बाकी सब में कुछ ना कुछ मैथमेटिकली करना पड़ेगा, जैसे मीन में जोड़ना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक में मल्टीप्लाई करके रूट लगाना पड़ेगा, इसमें भी रेसिप्रोकल निकाल के फिर मीन निकाल के फिर रेसिप्रोकल करना, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन हमको करने पड़ेंगे। लेकिन मीडियन और मोड इस तरीके की मेहनत नहीं मांगते, सिंपल। तो अब उनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि वो सिंपल है, तो माइनस पॉइंट ये है कि वो सबके ऊपर बेस्ड नहीं है। क्योंकि भैया ये भी तो है कि जितनी वैल्यू की एवरेज निकाल रहा हो सबको कैलकुलेशन में तो शामिल करो। जैसे मीडियन की बात करें, मीडियन अगर मैं बोलूं कि 5, 7, 10, 12 और 15, मीडियन क्या, उसमें क्या सोचना है, सेंटर में कौन आ रहा है, 10 आ रहा है। तो आपसे पूछा गया भाई इन 5 वैल्यू का मीडियन क्या, तो आप क्या बोलोगे, 10। आपसे बोला गया कि 5, 7, 10, 50 और 100, मीडियन क्या, चेंज ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसको आजू बाजू के आंकड़े से कुछ मिले, आप यहाँ 500 कर लो, 1000 कर लो, मीडियन 10 ही रहेगा। क्योंकि उसको उसकी श्रद्धा भक्ति केवल कहाँ है, सेंटर में है, आजू बाजू से उसको कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार मूड की भी यही समस्या है, मूड भी कहीं भी निकल जाता है। तो ये दो एवरेज ऐसे होते हैं जो सेंटर में आने की गारंटी नहीं देते हैं। हमारा जो आंसर निकलेगा वो सही, अगर कोई बंदा एक दिन 5 रुपए कमाता है, एक दिन 10 कमाता है, एक दिन 12 कमाता है, एक दिन 500 कमाता है और एक दिन 1000 रुपए कमाता है, और अपन बोलेंगे यार तेरी एवरेज इनकम 12 ही रुपए है, नहीं मान के आएगा। यार भैया एक दिन 500 कमाए, एक दिन 1000 कमाए, वो तो देख नहीं रहा, और मेरी एवरेज इनकम तुमने 12 रुपए निकाल दी, सेंटर में आ रहा है इसलिए। मतलब अगर यहाँ मीडियन यूज करता है बंदा तो गलत है, लेकिन मीन चेंज होगा, मीन हर बार चेंज होगा, जब जब डेटा चेंज होंगे तब तक मीन चेंज होगा। तो अब इन सब पांचों के अपने दावे, अपने इरादे थे। अब इन सब का जो मामला है वो इस बात पे आके अटक गया कि भाई सबसे अच्छा कौन। इस बात का डिसीजन हुआ प्रोफेसर यूल के पास जाके। यूल साहब उस जमाने के वो नामचीन गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। ऐसा माना जाता है कि स्टैटिस्टिक्स पर उन्होंने बहुत काम किया, के बारे में बहुत ज्यादा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी की बात है, 1600 तो यूल साहब, और ऐसा भी माना जाता है कि मीन यूल साहब की देन थी। अब वो क्या है हकीकत वो नहीं मालूम, पर मामला कहाँ पहुंचा, यूल साहब के पास। तो यूल साहब ने क्या किया, अपन इस काम करते हैं, कुछ क्राइटेरिया तय कर लेते हैं, कुछ शर्तें तय कर लेते हैं, तो जो भी एवरेज इन पांचों में से इनको फुलफिल कर देगा उसको हम बेस्ट एवरेज की कैटेगरी में रख लेंगे। जो भी एवरेज डिसाइड कर लेगा उसको, जो भी शर्तें तय कर लेते हैं, देखते कौन फुलफिल करता है, तो फुलफिल कर देगा वो बेस्ट है। तो उन्होंने इसके लिए 5 कंडीशंस तय करी है, शर्तें। इतनी 5 शर्तें उन्होंने तय करी, वो शर्तें क्या है वो अपन लिख लेते हैं। तो अगला टॉपिक अपन लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज, एक अच्छे एवरेज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो
Properties of a good average. According to Professor Joule, according to Professor Joule, a good average should follow the following 5 properties. एक अच्छा एवरेज वो होगा जो कि 5 प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा. ए गुड एवरेज शुड फॉलो दी फॉलोइंग 5 प्रॉपर्टीज. उसमें नंबर 1 आती है गुड एवरेज शुड फॉलो दी फॉलोइंग 5 प्रॉपर्टीज. उसमें पहले नंबर पे इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड. पहली बेसिक शर्त क्या थी कि उसकी डेफिनेशन एकदम स्पष्ट हो, कोई उसमें झोलमाल नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. डेफिनेशन शुड बी क्लियर, पहली शर्त. दूसरी शर्त, इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट. उसका कैलकुलेशन जो है वो सिंपल और इजी होना चाहिए, इजी टू कैलकुलेट. क्योंकि हर कोई एवरेज निकालेगा. अब एवरेज निकालने में उसके पसीने आ जाएंगे तो फिर आगे क्या करेगा बेचारा. तो यूल्स आपका ये कहना था कि बिल्कुल बेसिक मेजरमेंट है तो इसका इजी होना जरूरी है. तीसरी बात, इट शुड बी बेस्ड ऑन all the values. सभी वैल्यूज पर बेस्ड होना चाहिए. इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज. यूल्स आपका ये कहना था. पहली शर्त डेफिनेशन के लिए, दूसरी शर्त इजी टू कैलकुलेट, तीसरी शर्त बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज से मतलब जैसे कैलकुलेशन में सबका, जैसे मीडियन में सबका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मोड में सबका इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन मीन में हो रहा है, ज्योमेट्रिक मीन में हो रहा है और हार्मोनिक. इस हिसाब से ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन तीसरी शर्त को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन मीडियन और मोड नहीं कर रहे हैं. जैसे दूसरी शर्त है इजी टू कैलकुलेट, तो मीन मीडियन मोड इजी है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इजी नहीं है. इसी बात. चौथी बात, it should be suitable for further mathematical treatment. It should be suitable for further mathematical treatment का मतलब क्या हुआ कि वो इतना सही हो कि हम उसका इस्तेमाल दूसरी मेथड में कर सकें. सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट मतलब दूसरी जगह हमको कहीं किसी जगह पे एवरेज की जरूरत पड़े तो हम उसका इस्तेमाल कर सकें. अगर यही गलत होगा तो आगे की मेथड भी क्या होगी, गलत हो जाएगी. तो सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है. ये 4 प्रॉपर्टीज लिख ली आप सब लोगों ने. पहली क्या है, डेफिनेशन क्लियर. दूसरी इजी टू कैलकुलेट. तीसरी बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशंस भी बोल सकते हैं, वैल्यूज भी बोल सकते हैं. चौथा, इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, इतना सही हो कि हम उसका इस्तेमाल दूसरी मेथड में कर सकें. और पांचवी बात, इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय fluctuations
of sampling. It should be least affected by fluctuations of sampling. Least affected by fluctuations of sampling. फ्लक्चुएशन का मतलब क्या? सामान्य उस भाषा में मैं बात पूछ रहा हूँ कि क्या आपने कभी फ्लक्चुएशन शब्द सुना है अपने जीवन में? क्या मतलब होता है? चेंजेस। थोड़ा और उसको अच्छे शब्द में बोलूं तो उतार चढ़ाव। कहाँ यूज करते हैं फ्लक्चुएशन? कुछ याद आ रहा है? हाँ? तो थोड़ा सा ज्यादा मामला गंभीर हो गया। वेदर डेली फ्लक्चुएट होता रहता है। गुड। एक एग्जांपल उधर शेयर मार्केट का भी, शेयर प्राइसेस भयंकर फ्लक्चुएट होते हैं। स्टेबल जिसकी प्राइस रहेगी उसको अच्छा शेयर माना जाए। वेदर जितना स्टेबल रहेगा, ठंड के दिनों में हम बहुत अच्छा फील करते हैं क्योंकि टेम्परेचर वही 10, 12, 15 डिग्री तक रहता है। ठीक है। वो जब भी कभी मौसम अभी गड़बड़ चल रहा है, आप देखो पिछले 10-15 दिनों से बहुत रात को ठंड पड़ रही है, आदमी को समझ में नहीं आ रही क्या करें, खाने में कर रहा है, तो फिर बीमारियों का कारण बनता है। फ्लक्चुएशन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर हम करते हैं, लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, बंद कर दो। वोल्टेज में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो टीवी बंद कर दो, एसी बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? क्योंकि फ्लक्चुएशन से ये चीजें खराब। तो फ्लक्चुएशन इज नॉट गुड, बट ज्यादा फ्लक्चुएशन इज नॉट गुड। फ्लक्चुएशन होना भी जरूरी है। अगर फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है तो भी गड़बड़ है। वोल्टेज आप देखोगे ना तो वो यूं 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 चलेगा। अगर वो बहुत ज्यादा ऐसा ऐसा है तो गड़बड़ है, और अगर एकदम काम ही नहीं करे, खत्म कहानी। तो फ्लक्चुएशन का मतलब होता है चेंजेस, वेरिएशन होना, और सैंपलिंग का मतलब होता है सैंपल्ड डेटा। जूल साहब का ये कहना था कि स्टैटिस्टिक्स में ज्यादातर मामलों में जो डेटा होते हैं वो सैंपल्ड डेटा होते हैं, क्योंकि सबकी जांच करना, सबका कैलकुलेशन करना पॉसिबल। मान लीजिए एक स्कूल में 2000 बच्चे पढ़ते हैं सब, और इन 2000 बच्चों के एवरेज मार्क्स मेरे को निकालने। एग्जाम हुई, 50 नंबर का पेपर हुआ, अब मेरे को एवरेज मार्क्स निकालने। तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं इन 2000 बच्चों के नंबर जोड़ूं और उनको 2000 से, अगर मैं मीन का इस्तेमाल करता हूं तो मीन निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबको जोड़ करके 2000 से डिवाइड करना, मेहनत का काम है। ठीक। या फिर मैं सैंपलिंग कर लूं। सैंपलिंग कैसे कर लूं? कि मैं जो है इसमें से अपनी सुविधा के अनुसार मैंने इसमें से 50 बच्चों का एक सैंपल ले लिया, चुन लिया, रेंडम सैंपल। रेंडम सैंपल समझते हो? 50 बच्चों को मैंने रेंडमली इसके अंदर क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया, और फिर मैंने इनका मीन निकाल लिया। मान लीजिए इनका मीन आया 62 मार्क्स। कितना? 62 मार्क्स। तो मैं ये मान लूंगा कि इन 2000 बच्चों के एवरेज मार्क्स भी कितने हैं? 62 हैं। समझ में आया ना? सरकार चुनाव के पहले सिंपल सर्वे करवाती है, तो न्यूज चैनलों पे तुम सुनते होगे, एग्जिट पोल आता है, देखा कभी? उसमें वो मार्क्स बच्चे 50 हैं, उनके 50 बच्चों के नंबर का मीन निकाला तो 62 आया। रेंडम सैंपल 50 का लिया अपन ने। ठीक। आप देखते हो ना, एग्जिट पोल आता है चुनाव के पहले, 300 में से 220 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, अनुमान है, होता है ना? तो सैंपल के आधार पे जांच होती है, सबसे थोड़ी पूछ लेते हैं, और सब बताते भी नहीं। कौन बताएगा मैं कहाँ वोट डाल के आया? और इतनी सारी करोड़ों की आबादी में कैसे पता करोगे? तो कुछ लोगों से जानकारी ले ली जाती है और उससे अनुमान लगा लिया जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स में हमेशा जांच किसकी होती है? सैंपल की होती है। ब्लड टेस्ट देने जाते हो? अरे भाई अभी तो जांच करवाई होगी जीवन में, तो कितना ब्लड निकालता बॉडी से? जरा सा, इतना सा यहाँ से सुई लगा के, और जांच करता है। तो जांच तो इतने से ब्लड की करता है,
लेकिन नतीजे पूरी बॉडी में जितना ब्लड है उसके लिए बताता है, अलग अलग आएगा। मोड निकालोगे तो मोड भी 10 का अलग अलग आएगा। तो यूल्स आपका ये कहना था कि फ्लक्चुएशन तो होगा, एवरेज अफेक्टेड भी होगा, पर हम अच्छा एवरेज उसको मानेंगे जो कम इफेक्टेड होगा। फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग का इफेक्ट जिसके ऊपर कम पड़ेगा उसको हम सबसे अच्छा एवरेज मानेंगे। बात समझ में आई क्या? लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग। इफेक्टेड सब होंगे पर अच्छा कौन होगा? जो कम इफेक्टेड हुआ, जिसके ऊपर इसका वेरिएशन का इफेक्ट कम पड़े। तो 5 बातें कौन कौन सी? पांच बातें हमारी हो गई। 5 बातें कौन कौन सी हो गई? नंबर 1, क्लियरली डिफाइन। आपके हिसाब से पांचों में से कौन सा एवरेज ऐसा है जो क्लियरली डिफाइन नहीं है? ठीक है, कोई? मोड। मोड इज नॉट ए क्लियरली डिफाइंड एवरेज। मोड के साथ बहुत लोचे हैं, और जब मोड पढ़ेंगे तब समझेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी इजी टू कैलकुलेट, कौन कौन के साथ जा सकती है? मीन, मीडियन और मोड के साथ। जीएम और एचएम आर नॉट इजी टू। तीसरी प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, किस किस के साथ जा सकती है? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक। मीडियन एंड मोड आर नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जेक्ट। लेकिन मीन देखिए आप हर जगह आ रहा है। डेफिनेशन क्लियर में भी मीन है, इजी टू कैलकुलेट में भी मीन है, और बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन में भी मीन है। इनके लिए लिखा है तो आवाज नहीं जा रही, दिख रहा है बस। लाइट चली गई तो फिर से इसको एक बार कनेक्ट करना। तो क्या समझ में आया? क्या बात, हाँ पर बात कर रहे थे। तो पहली प्रॉपर्टी पे तो चौथी पे आ गए, सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिक्स। तो मीन देखो तीनों जगह है, तो सबसे पहले हक किसका बनता है अब आगे बढ़ने का? मीन का। तो चौथी भी किसके फेवर में आ गई? मीन के। और पांचवा लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग, वो भी मीन के फेवर में चली जाती है। इस प्रकार पांचों प्रॉपर्टी किसके फेवर में चली जाती है? मीन के फेवर में चली जाती है, और मीन क्या घोषित हो जाता है? बेस्ट एवरेज घोषित। बेटा आवाज नहीं आ रही है मुझे मालूम है। ठीक, तो आज की कहानी क्या रही भैया? स्लिम जी, राजगढ़ वाला कि बुरहानपुर वाला? 5 प्रॉपर्टीज ऑफ बेस्ट एवरेज, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझा, बेसिक तरीका। पांचों को बेसिक तरीका क्या है वो अपन ने समझ लिया। उसके बाद जूल सामने जो 5 विशेषताएं, और यही से तय हो गया कि भाई कौन आगे बढ़ेगा और कौन आगे नहीं बढ़ेगा। तो मीन का रोल आखिरी तक चलेगा, जहां जहां सब्जेक्ट जाएगा वहां वहां मीन पीछे पीछे जाएगा। अभी मीन यही नहीं रुका है, मीन आगे जाके और साबित करता है कि वो महान क्यों है, क्यों उसको बेस्ट एवरेज बोला जाता है। उसके साथ और कुछ बातें ऐसी जुड़ जाती है जो दूसरे एवरेज के पास
नहीं है। ठीक है, अपन आगे कल पढ़ेंगे।